दोस्तों कल्पना कीजिए कि आपकी वह संपत्ति जिस पर आपने अपना सपना सजाया, आपकी पहचान, आपके पूरे परिवार का भविष्य, और उसी संपत्ति पर कोई दूसरा व्यक्ति बिना किसी कानूनी अधिकार के अवैध रूप से कब्जा कर लेता है। तो निश्चित रूप से बड़ी समस्या है। आपको शायद ये सोचकर कि नींद नहीं आती होगी कि किस तरीके से उस व्यक्ति से अपनी संपत्ति वापस ली जाए, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया इतनी लंबी होती है, इतनी जटिल होती है कि व्यक्ति अंत तक आते आते टूट चुका होता है और वो कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसा रह जाता है। उसकी संपत्ति का दूसरे व्यक्ति उपयोग करते हैं। लेकिन इसमें कुछ गलती उन व्यक्तियों की भी होती है, क्योंकि वो प्रारंभ में ऐसी कार्रवाई नहीं करते। वो प्रारंभ में ध्यान नहीं देते कि किस तरीके से दूसरा व्यक्ति अवैध रूप से कब्जा कर रहा है और उन्हें कौन से कानूनी कदम उठाने की आवश्यकता है। और असल में ये एक नाइंसाफ़ी नहीं है, बल्कि ये एक बड़ा अपराध है यदि कोई भी व्यक्ति बिना किसी कानूनी अधिकार के दूसरे व्यक्ति की संपत्ति पर अवैध रूप से कब्जा करता है। तो ये एक बड़ा अपराध होता है। ऐसे में उस व्यक्ति को दंडित कराना आपका अधिकार होता है, उस व्यक्ति को सजा दिलाना ये आपका अधिकार होता है। संपत्ति क्योंकि आपके अधिकार में है, आपके स्वामित्व में है, और आप उसे बेचने के लिए, गिफ्ट करने के लिए, दान करने के लिए, ट्रांसफ़र करने के लिए ये जो अधिकार है ये केवल आपको मिले हुए हैं। यदि कोई दूसरा व्यक्ति बिना इन अधिकारों का प्रयोग करके, जिसके पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है, और वो संपत्ति पर कब्जा करे तो ये अवैध कब्जा होगा। और जहाँ पर भी अवैध कब्जे का इस्तेमाल होता है वहाँ पर वो कार्य अवैध हो जाता है, यानी कि वो कार्य अपराध हो जाता है। वो व्यक्ति अपराध करता है जो किसी कानूनी अधिकार के बिना आपकी संपत्ति पर कब्जा कर रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को सबक सिखाने का समय आ गया है। आप उप जिलाधिकारी की मदद लेकर, एसडीएम की मदद लेकर, बिना कोर्ट में जाए ऐसे व्यक्ति को सबक सिखा सकते हैं। आपको केवल 3 काम करने होंगे जो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो आप इस बात को छोड़ दें कि आप एक कागज़ दिखाकर अवैध कब्जा हटवा सकते हैं। यूट्यूब पर ऐसे आपको कई सारे वीडियो मिलेंगे जिनमें ये बताया गया हो कि आप एक कागज़ को दिखाकर के अवैध कब्जा हटवा सकते हैं। असल में ये एक भ्रामक जानकारी है और आपको गुमराह करने के लिए जानकारी दी जा रही है, क्योंकि अवैध कब्जे को हटवाने की जो प्रक्रिया है वो जटिल होती है। हालांकि यदि आप कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करें तो आप बहुत जल्द ऐसे व्यक्ति को सबक सिखा सकते हैं और अपनी संपत्ति उसे वापस ले सकते हैं। लेकिन जो प्रक्रिया होगी वो कानून के तहत होगी। कानून जिस तरीके का बनाया गया है उसी के अनुरूप आपको चलना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि आपके द्वारा दिया गया प्रार्थना पत्र आप ही पर भारी पड़ जाए। कई बार ऐसे मामले में देखता हूँ, प्रैक्टिकली मैं आपको बता रहा हूँ कि व्यक्ति प्रार्थना पत्र देता है, उसके प्रार्थना पत्र देने के बाद उल्टा वो उसी पर भारी पड़ जाता है और उस व्यक्ति का जो अवैध कब्जा किया गया है वो और भी अधिक मजबूत हो जाता है। तो आपके साथ कुछ ऐसा ना हो, इसके लिए इस वीडियो को देखिए और एसडीएम के आदेश से उस व्यक्ति को सबक सिखाइए जिस किसी ने भी आपकी संपत्ति पर बिना किसी कानूनी अधिकार के कब्जा कर रखा है। नमस्कार, मैं अश्मित कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल अश्मित हनुमान में स्वागत करता हूं। आपसे अनुरोध है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आज ही मेरे यूट्यूब चैनल अश्मित हनुमान को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो, लीगल नॉलेज, विधिक परामर्श और आपके अधिकार आप तक पहुंच सके। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, यदि आप किसी भी मामले पर मुझसे निःशुल्क परामर्श लेना चाहते हैं या आपकी कोई कानूनी समस्या है तो आप उसका व्हाट्सअप स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर करें, या एक पेपर पर अपनी पूरी की पूरी कानूनी समस्या लिखें। जो भी वर्तमान में आपकी समस्या हो उसका व्हाट्सअप स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर करें। मैं आपको समय दूंगा, यदि आवश्यकता पड़ी तो आपसे बातचीत करूंगा, अन्यथा की स्थिति में व्हाट्सअप पर ही आपके समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो कि आप किस तरीके से एसडीएम की मदद ले सकते हैं अवैध कब्जे को हटवाने के लिए। दोस्तों इसका सबसे पहला जो प्रोसेस होता है वो होता है शिकायत को दायर करना, फाइल ए कंप्लेन। यदि किसी भी व्यक्ति ने आपकी संपत्ति पर कब्जा कर रखा है तो पहले आपको उसकी शिकायत दर्ज करानी होती है। आप उसकी शिकायत दर्ज कराइए, क्योंकि उसका जो कार्य है वो अवैध है और अवैध कार्य अपराध होता है। और अपराध की शिकायत दर्ज कराना प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है। यदि किसी भी व्यक्ति ने आपके प्रॉपर्टी के अधिकारों का उल्लंघन करते हुए आपकी संपत्ति पर अवैध रूप से कब्जा किया है, जिसकी वजह से आपके दिन रात खराब हो रही है, जिसकी वजह से आप परेशान हो रहे हैं, आप शारीरिक और मानसिक रूप से पीड़ा झेल रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति को सबक सिखाने के लिए आपको सबसे पहले शिकायत दर्ज करानी होगी। ये आप कैसे करा सकते हैं? तो इसके लिए आपको अपनी संपत्ति की पूरी जानकारी देनी होगी। संपत्ति की जानकारी में वो संपत्ति किस जगह पर स्थित है, उसका खसरा नंबर क्या है, उसका खाता नंबर क्या है, उसका कितना रकबा है, कितना उसका क्षेत्रफल है, कितने एरिया में वो संपत्ति है, ये बातें आपको उसमें बतानी होगी। संपत्ति किस मौजे में स्थित है, कौन सी तहसील में है, कौन से ज़िले में है, ये आपको बताना होता है। साथ ही आपका जो प्लॉट है या आपकी जो ज़मीन है उसकी चौहद्दी क्या है, उसके आसपास किन व्यक्तियों के मकान है या किस व्यक्ति की भूमि है, ये भी आपको उसमें बताना होगा। रास्ता किस तरफ है, पूरब में कौन है, पश्चिम में कौन है, ये जो चारों दिशाओं की चौहद्दी होती है ये भी आपको उसमें बताना होगा। आपको उसका क्षेत्रफल लिखना होगा। तो सबसे पहले तो आप संपत्ति का पूरा विवरण देते हैं।
इसके बाद आप बताते हैं कि आपको उसका स्वामित्व किस तरीके से मिला है, आपके पास उस प्रॉपर्टी की ओनरशिप किस तरीके से है, जो इस बात को साबित करे कि उस संपत्ति पर जो मालिकाना हक है वो केवल आपका है, और जो अवैध कब्जाधारी है वो इलीगल तरीके से अवैध कब्जा कर रहा है, तो उस व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। आपको ये बताना होगा कि कब्जे की स्थिति किस तरीके की है, वो व्यक्ति उस संपत्ति में प्रवेश करके किस तरीके की गतिविधियां कर रहा है जिससे आपकी संपत्ति को नुकसान हो रहा है, आपकी संपत्ति के अधिकारों का वो व्यक्ति हनन कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपको सारी जानकारी लिखनी होगी जो भी संपत्ति से रिलेटेड होती है। इसके लिए आप किसी कुशल वकील से मिलिए जो इस मामले में एक प्रभावी ड्राफ्टिंग करा सकता हो। इसके साथ ही ये जो शिकायत है वो लिखित रूप में होनी चाहिए, पूरी जो सटीक तरीके से जो एक कानूनी ड्राफ्टिंग होती है उसके तहत आपकी जो शिकायत है वो प्रभावी होनी चाहिए, ताकि जो अधिकारी है वो आपकी शिकायत पर कार्रवाई करने के लिए बाध्य हो जाए। आपको अपनी शिकायत इसी तरीके से लिखवानी होगी। आप उस शिकायत को पोस्ट के द्वारा भेजिए, रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा भेजिए, स्पीड पोस्ट से भेजिए, ताकि आपके पास एक रसीद हो जो भविष्य में आपके काम आएगी यदि आपको कोर्ट में जाना पड़ता है। शिकायत करने से आपको नुकसान कुछ नहीं है, उल्टा आपको फ़ायदा होगा यदि आप वो ड्राफ्टिंग बेहतर तरीके से कराते हैं। लेकिन किसी ऐसे वकील के पास मत जाइए जो आपका ही नुकसान करा दे। इसके साथ ही आपको जो एविडेंस है वो इसके साथ लगाने होंगे, जो साक्ष्य है जो इस बात को साबित करते हो कि दूसरे व्यक्ति ने अवैध रूप से आपकी संपत्ति पर कब्जा कर रखा है। उसकी गतिविधियाँ उन वीडियो में या उस फोटो में दिखनी चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण होता है कि आप क्या एविडेंस इसके लिए दे रहे हैं कि उस व्यक्ति ने अवैध कब्जा कर रखा है। यदि कुछ साक्षी हो, चश्मदीद गवाह हो जो इस बात को बता सकता हो कि वो संपत्ति आपकी है, लेकिन दूसरा व्यक्ति अपनी दबंगता के बल पर आपके साथ मारपीट या दुर्व्यवहार करके आपकी संपत्ति पर अवैध रूप से कब्जा कर रहा है, तो इसके लिए यदि कोई साक्षी हो तो आप उसका भी हवाला दे सकते हैं कि किस गवाह के सामने इसने मेरी संपत्ति पर अवैध कब्जा किया और ये वहाँ पर रह रहा है। तो इसमें क्या होता है, जब आप शिकायत दर्ज कर देते हैं इसके बाद जो संबंधित विभाग है उसको निर्देश दिया जाता है। एसडीएम साहब आदेश करते हैं संबंधित विभाग को कि वो आपकी शिकायत पर कानूनी कार्रवाई करे। उसमें समय लिखा जाता है 7 दिन के अंदर या 15 दिन के अंदर या 1 महीने के अंदर जो जांच रिपोर्ट है वो एसडीएम के सामने प्रेषित की जाए। ऐसा एसडीएम के द्वारा आपकी शिकायत पर किया जाएगा यदि आप प्रभावी तरीके से अपनी जो ड्राफ्टिंग है वो कराते हैं। इसके साथ ही जो कागजात हैं उनकी समीक्षा की जाती है कि वो दस्तावेज असली हो, उसमें कोई भी दस्तावेज फर्जी ना हो, और न्यायालय को या किसी भी अधिकारी को भ्रमित करने के लिए आपने कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की हो। तो आपके दस्तावेजों का सत्यापन किया जाता है। इसके बाद संबंधित विभाग को आपकी शिकायत भेज दी जाती है। शिकायत करने के लिए आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, इसके लिए आपको 3 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात है, कभी भी आपको झूठ का सहारा नहीं लेना है। यदि आप उसमें बता देते हैं कि कब्जाधारी ने आपके साथ मारपीट की, तो ऐसे में आपसे मेडिकल की डिमांड की जा सकती है। यदि आप कहते हैं कि उसने हमारी जो माताएं बहनें हैं उनके साथ गाली गलौज की, तो ये सारी बेबुनियाद की बातें होती है। यदि आप झूठे आरोप लगाते हैं तो उन्हें साबित करना आपके लिए मुश्किल हो सकता है, और ऐसी स्थिति में उल्टा आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। वो व्यक्ति मानहानि का केस आपके खिलाफ कर सकता है। तो जब भी आप शिकायत को दर्ज कराएं उसमें सटीक बातें लिखें, सत्य बातें लिखें, तथ्यों पर बात करें, जो भी वास्तविकता में घटित हुआ हो केवल वही बात करें। यदि आप उसमें वकील के कहने से कुछ भी लाइन बढ़वाते हैं या बेबुनियाद की घटनाएं उसमें लिखवाते हैं जिसका हवाला आप नहीं दे सकते, जिसके बारे में आप कोई सबूत इकट्ठा नहीं कर सकते, जिसके बारे में आप कोई एविडेंस प्रस्तुत नहीं कर सकते, ऐसी घटनाएं आपको नुकसान पहुंचा सकती है। तो कभी भी आपको शिकायत को दर्ज कराने में जो झूठ का सहारा है वो नहीं लेना है। इसके साथ ही यदि आपने कोई फ़ोटो ली है या आपके पास वीडियो रिकॉर्डिंग है जो इस बात का प्रूफ हो कि दूसरे व्यक्ति ने आपकी संपत्ति पर कब्जा कर रखा है, तो कभी भी आपको उन फोटो में या उस वीडियो में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। आपको उसे एडिट नहीं करना। जैसी वीडियो, जैसा फ़ोटो आप खींच कर लेके जाते हैं ऐसा ही आपको वहाँ पर दिखाना है। यदि आप उसमें कोई भी करेक्शन करते हैं तो ये देखा जाता है कि आपने साक्ष्यों को तोड़ मरोड़ कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना होगा कि जब भी आप कोई भी साक्ष्य न्यायालय में या किसी भी प्रशासनिक अधिकारी के पास प्रेषित करें तो उसमें किसी भी तरीके की छेड़खानी या उसे तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत ना करें। कई बार मैं देखता हूँ कि पूरी वीडियो वो आधे घंटे की होती है, लेकिन उनमें से कुछ 1 मिनट की क्लिप काट ली जाती है अपने मामले में उसका इस्तेमाल करने के लिए। ऐसे में आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है यदि आप इन बातों का ध्यान नहीं रखते। आपको हमेशा ध्यान रखना है जो पुख्ता सबूत है, जो आपके पक्ष में है, केवल वही सबूत आपको न्यायालय को या संबंधित अधिकारी को देने हैं। इसके साथ ही हमेशा पूरा विवरण लिखें। तीसरी सावधानी आपको ये बरतनी है कि अपनी शिकायत में पूरा विवरण लिखें
उसमें ये भी लिखे कि आपके अधिकारों का हनन हो रहा है, उसमें ये भी लिखे कि संपत्ति अधिनियम के तहत जो आपको अधिकार मिले हुए हैं कब्जाधारी उनका दुरुपयोग कर रहा है, उसमें ये भी लिखे कि इसके जो कार्य है वो अवैध गतिविधियाँ है और ये कानून के तहत अपराध है। उसमें यह भी लिखे कि प्रशासनिक जो कार्रवाई है वो नहीं की जा रही है और प्रशासन की निष्क्रियता आपके मामले को और अधिक जटिल बना रही है। सारी बातें आपको उसमें लिखनी होगी, पूरा विवरण आप उसमें देते हैं। तो ये सबसे पहला पॉइंट है। यदि आप एसडीएम के द्वारा अपने मामले में तीव्रता से कानूनी कार्रवाई कराना चाहते हैं तो आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा। मैं आपको एक बार याद दिला दूं, यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी जानकारी आपको यूट्यूब पर मिलना मुश्किल है, क्योंकि सभी वकील आपको यही बता रहे हैं कि आप एक कागज़ दिखाकर अवैध कब्जा हटवा सकते हैं। तो इसलिए आपसे पुनः निवेदन करता हूँ, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, दूसरा बिंदु मैं आपको बताने वाला हूँ। जब आप शिकायत को दर्ज करा देते हैं उसके बाद प्रारंभिक जांच और निरीक्षण शुरू हो जाता है। जब आपने अपनी शिकायत एसडीएम कार्यालय में जमा कर दी कि आपको क्या समस्या है, आपकी किस संपत्ति पर अवैध कब्जा किया गया है, उसके बाद प्रारंभिक जांच की जाती है। ये कैसे होती है? तो जांच की प्रक्रिया एसडीएम साहब उसके लिए आदेश करते हैं, या तो वो आरआई हो सकता है, रेवेन्यू इंस्पेक्टर जिसे कहते हैं राजस्व अधिकारी, या फिर हो सकता है एसआई सब इंस्पेक्टर जो होता है दरोगा। इन दोनों में से किसी को भी एसडीएम साहब आदेशित कर सकते हैं कि वो मौके का मुआयना करे, स्थलीय निरीक्षण करे और आपको रिपोर्ट दे। यदि आवश्यकता पड़ती है तो दोनों को आदेशित किया जा सकता है। यदि ऐसा हो कि वहाँ पर विवाद होने की संभावना है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, तो पुलिस भी बुलाई जा सकती है और आरआई और एसआई दोनों एक साथ आपके मामले में जांच करने के लिए आ सकते हैं। तो ये जांच की सबसे पहली और शुरुआती प्रक्रिया होती है। प्रार्थना पत्र देने के बाद और आदेश करने के बाद आरआई को या एसआई को मौके की जांच के लिए भेजा जाता है। इसके साथ ही आपके जो एरिया का स्थलीय निरीक्षण किया जाता है, कब्जे का प्रत्यक्ष ज्ञान जिससे उपजिलाधिकारी को हो सके, एसडीएम साहब को ये पता चल सके कि वह क्या वास्तविकता में अवैध कब्जा किया गया है। तो यदि अवैध कब्जा पाया जाता है, पहले उसकी पैमाइश की जाती है। आपका कितना रकबा है, कितना क्षेत्रफल, कितने क्षेत्रफल के कागजात आप अधिकारी को दिखा रहे हैं, उनके आधार पर पैमाइश की जाती है। पैमाइश करने के बाद यदि आपकी ज़मीन कम होती है या आपके पूर्ण भाग पर किसी दूसरे व्यक्ति ने अवैध कब्जा कर लिया हो, तो ऐसे में रिपोर्ट बनाई जाती है और फिर ये रिपोर्ट एसडीएम साहब के सामने प्रस्तुत की जाती है। उसके बाद नोटिस जारी किया जाता है। एसडीएम साहब ऐसे व्यक्ति को नोटिस जारी करते हैं कि वो जल्द से जल्द इस संपत्ति से अवैध कब्जा हटा दे। यदि अवैध कब्जा पाया गया है और यदि नहीं पाया जाता या वहाँ पर ज़्यादा विवाद होने की संभावना हो, तो उन अधिकारियों के द्वारा आपकी रिपोर्ट को न्यायालय के सम्मुख भेजने का प्रस्ताव रखा जाता है और वो अपनी रिपोर्ट प्रेषित करते हैं कि ये जो मामला है वो न्यायालय से संबंधित है। हालांकि यदि आप ड्राफ्टिंग बेहतर तरीके से कराते हैं और ये बता सकते हैं कि किस तरीके से अवैध कब्जा किया गया, संपत्ति के स्वामित्व के दस्तावेज आप सही तरीके से प्रस्तुत करते हैं, तो ऐसे में स्थिति जो है वो यहीं से कंट्रोल हो जाती है और अवैध कब्जा हटा दिया जाता है। इसके साथ ही जांच में आप क्या करें? जब स्थलीय जांच हो तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले आप कार्रवाई पर ध्यान दें। आप ध्यान दें कि आपके शिकायत पत्र पर किस तरीके से कार्रवाई की जा रही है, उसमें कानून का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। इसके साथ ही आप ये ध्यान रखें कि कर्मचारी दूसरी पार्टी से रिश्वत तो नहीं ले रहा, क्योंकि ज़्यादातर ऐसे मामलों में ऐसा होता है। आपने शिकायत दर्ज कराई, उसके बाद जो अधिकारी है वो वहाँ पर जांच करने के लिए गया, जिसको एसडीएम साहब ने आदेश कर रखा है, और वो जाकर के दूसरी पार्टी से पैसे ले लेता है। तो ऐसे में आपको ये भी ध्यान रखना होगा, यदि आपको ये लगता है कि सामने वाले व्यक्ति से पैसे लिए गए हैं तो आप एंटी करप्शन को संकेत दे सकते हैं, जो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी और ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को सबक सिखाने के लिए उचित कानूनी कदम उठाए जाएंगे। यदि कोई भी न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध जाकर अपने पद का दुरुपयोग करके आपके खिलाफ कोई रिपोर्ट बनाता है, ऐसे व्यक्ति को भी आप सबक सिखा सकते हैं। वो प्रक्रिया अलग है, कभी और मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से ऐसे अधिकारी को सबक सिखाया जाए। यदि आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाई जाए। दोस्तों, आपको तीसरी स्थिति का ध्यान रखना है, किस तरीके से मौके का मुआयना किया जा रहा है, कहाँ से पैमाइश शुरू हो रही है, कहाँ पर खत्म हो रही है, कितना रकबा वहाँ पर आया है, कितने मीटर की लंबाई चौड़ाई आई है, इन बातों का भी आपको ध्यान रखना होगा। इसके साथ ही जो सबसे बेहतर मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है, जब भी स्थलीय निरीक्षण हो तो आपको झगड़ा नहीं करना। दूसरी पार्टी से आपको विवाद मोल लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको उससे दुर्व्यवहार करने की आवश्यकता नहीं है, आपको मारपीट करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप ऐसा करते हैं तो ऐसे में उल्टा आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो कभी भी झगड़े का सहारा ना लें और कभी भी मारपीट ना करें। इसके साथ ही कोई भी ऐसा कार्य ना हो जो कि कानून के या न्याय के मूल सिद्धांतों के विरुद्ध हो। अधिकारियों का भी ध्यान रखें कि वो पूरी कानूनी प्रक्रिया का प्रयोग कर रहे हैं, और यदि आपको लगता है कि कानून या न्याय के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन हो रहा है तो आप मौके की वीडियो बना सकते हैं,
जिसे एसडीएम साहब के सामने दिखाया जाएगा, या यदि वहाँ से भी कोई कार्रवाई नहीं हुई तो उसे न्यायालय के समक्ष दिखाया जाएगा। तो ये पूरी प्रक्रिया होती है। जब प्रारंभिक जांच और स्थलीय निरीक्षण आरआई के द्वारा या एसआई के द्वारा, किसी भी पुलिस अधिकारी के द्वारा किया जा रहा है, तो आपको 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। तीसरी यदि मैं बात करूं, अब आपने शिकायत भी दायर कर दी, उसके बाद स्थलीय निरीक्षण भी हुआ। अब जो आरआई है या एसआई है वो मौके की रिपोर्ट एसडीएम के सामने प्रस्तुत कर देता है। मौके की रिपोर्ट आपके फेवर में भी हो सकती है, आपके अगेंस्ट भी हो सकती है। यदि रिपोर्ट आपके फेवर में आई है तो उसमें इस बात का जिक्र होगा कि अवैध कब्जाधारी के द्वारा आपकी संपत्ति पर कब्जा किया गया है और कितने रकबे पर उसने कब्जा कर रखा है, उस बात का भी जिक्र उस रिपोर्ट में होता है। वहीं दूसरी तरफ यदि वो कोई ऐसी रिपोर्ट लगाते हैं जिसमें इस बात का जिक्र हो कि संपत्ति उस व्यक्ति के नाम है, या उसने कुछ ऐसे दस्तावेज दिखाए हैं, या उसने जब हमने जांच की तो ये पाया गया कि इसकी संपत्ति पर अवैध कब्जा नहीं है, तो आपका मामला यहाँ पर खत्म हो जाएगा। और यदि आप इससे संतुष्ट नहीं होते तो आप इसकी पुनः अपील कर सकते हैं या फिर आप न्यायालय में जा सकते हैं। लेकिन यदि रिपोर्ट आपके पक्ष में आ जाती है और ये रिपोर्ट लगाई जाती है कि कब्जा किया गया है, वास्तविकता में दूसरे व्यक्ति ने आपकी संपत्ति को हड़पा है, तो ऐसे में आदेश जारी किया जाता है। आदेश जारी करके कानूनी कार्रवाई की जाती है। और ये कैसे होती है? सबसे पहले आदेश का विवरण होता है, किस तरीके से अवैध कब्जाधारी को आदेश किया जा रहा है इस बात का विवरण होता है। कब्जा हटाने के निर्देश दिए जाते हैं। यदि मौके पर अवैध कब्जा पाया गया तो एसडीएम साहब के द्वारा ऐसे व्यक्ति को निर्देश दिया जाएगा कि वो जल्द से जल्द, या जो समय सीमा वो लिखते हैं अपने उस लेटर में, जो आदेश टाइप किया जाता है उसमें वो जो समय सीमा लिखते हैं, उस समय सीमा के भीतर कब्जा हटाने का निर्देश दिया जाता है। और उसमें इस बात की चेतावनी भी होती है, यदि समय सीमा पूरी होने के बावजूद भी अवैध कब्जाधारी कब्जा नहीं हटाता तो पुलिस बल का प्रयोग किया जा सकता है, मौके पर फोर्स बुलाई जा सकती है यदि वो इस आदेश का पालन नहीं करेगा। तो कब्जा हटवाने की जो कार्रवाई है वो कर दी जाती है, या तो वो स्वतः हटा लेता है। आदेश प्राप्त होने के बाद यदि कब्जाधारी ने कब्जा हटा लिया तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद फोर्स बुलाई जाएगी और आप पुनः अपील कर सकते हैं कि आदेश का पालन नहीं किया गया। ऐसे में उस व्यक्ति को सज़ा भी होगी, उसे दंडित किया जाएगा, उससे मुआवजा भी लिया जाएगा और आपकी संपत्ति आपको वापस भी दिलाई जाएगी। तो ये पूरा प्रोसेस होता है यदि आप उप जिला अधिकारी के द्वारा अपने मामले में कानूनी कार्रवाई कराना चाहते हैं। आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और मैंने आपको इतना विस्तार से बताया। इसके लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही यदि आपका कोई भी सवाल हो तो आप बिना संकोच किए कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यदि आप किसी कानूनी मुद्दे पर निःशुल्क परामर्श लेना चाहते हैं या आपकी कोई कानूनी समस्या है तो उसका व्हाट्सअप स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर करें। मैं जल्दी आपसे बात करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।